आप चले जाइए, जनता एलोरा में प्रतिमाएं बनी हुई हैं। आप कोई भी बात कहीं भी कर देंगे, बुरा ना मानिएगा, हर कोई जाता है दैनिक क्रिया के लिए, तो उसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। हर चर्चा का कोई स्थान होता है कि विधानसभा इन सब चर्चाओं का स्थान, की उसको तो हम लोग चिमटे से भी नहीं छूना पसंद करेंगे। कहा जाता है कि जब अंत व्यक्ति का आता है पहले विवेक मर जाता है। कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितना रसातल में जा सकता है। भारत जैसे देश में अगर किसी स्त्री जाति के लिए या माताओं के लिए, बहनों के लिए इस तरह के शब्द प्रयुक्त होंगे, वो भी ऐसे बड़े स्तर पर, तो निश्चित रूप से वो निंदनीय है। समाज को क्या संदेश हम दे रहे हैं, ये एक बार हमें सोचना चाहिए। महाधुरंधरों का जब संगम होता है तो उस संगम में स्नान के बाद महापुण्य मिलता है, और जो महापुण्य मिलता है उससे कई सारे पाप कट जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही पाप की बात करेंगे और बात धुरंधरों के साथ करेंगे कि ये उसका निष्कासन निकालें कि उसमें कितना पाप है और कितना पुण्य है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे साथ तमाम सारे लोग बैठे हैं। चाय ख़त्म हो चुकी है, चर्चाएं जो हैं वो अब शुरू हो रही हैं। ये हमारा एक नया अंदाज कह सकते हैं। पहले ये जानना समझना ज़रूरी होता है कि कौन कितना परिपक्व है। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ गुरुजन कहें या बड़े भाई कहें या क्या कहें, क्योंकि उम्र में तो हमारे बराबर है, या यूँ कहें थोड़े से बड़े हैं, क्योंकि इन्हें हम बूढ़े बुजुर्ग तो कह नहीं सकते, लेकिन तजुर्बे में कहीं बहुत अधिक बड़े हैं हमसे। इनके सामने हम एक छोटे से बालक हैं। आज की जो चर्चा होने वाली है इन सभी धुरंधरों के साथ होगी। मैं चाहूँगा कि एक बार ज़रा तस्वीरों में दिखाइए। और यहाँ पर कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, किसी को छोटा मत समझना सिवाय मेरे। तो आज की जो चर्चा है वो होगी नीतीश कुमार के बयान पर। उन्होंने सदन में जो चीज़ें कही, जो बातें कही और जिस मुद्दे पर कही वो ज़रूरी हैं, लेकिन उन्होंने जो शब्दों का चयन किया वो बेहद ही गंदा है, भद्दा है। उसकी जितनी निंदा की जाए कम है, और इतना भद्दा था कि उन्हें अगले ही दिन माफ़ी भी मांगनी पड़ी। वैसे बहुत कम ही बार देखा गया है कि जब नेता अपने कहे हुए बातों से पलट जाएं या फिर अपने बयान को वापस ले लें और माफ़ी मांग लें। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार का बयान अगर आपने सुना होगा तो फिर मुझे आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। तो मैं चाहता हूं कि दर्शकों को आप सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए और उसके बाद में आते हैं नीतीश कुमार के बयान पर। हाँ जी, मैं निखिल उपाध्याय हूँ और मैं हिंदी का अध्यापक हूँ। दिल्ली शिक्षा निदेशालय में मैं हूँ इस समय, और वहाँ से मैं दिल्ली में हिंदी का अध्यापन कार्य कर रहा हूँ। अब आपसे बढ़िया तुलना कौन कर सकता है, चूँकि आप हिंदी के अध्यापक हैं, और हिंदी एक ऐसी भाषा है कि जो किसी को अपनी तरफ आकर्षित भी कर सकती है, शब्दों का सही चयन हो, और अगर शब्दों का सही चयन ना हो तो लठ भी बड़ी आसानी से बजाई जा सकती है। हाँ, एकदम आपकी बात सही है, क्योंकि अभी आपने हिंदी पर बात की तो निश्चित रूप से मैं बस एक लाइन में कहूँगा कि हिंदी परिचय नहीं पहचान होती है। जी जी। तो हिंदी परिचय नहीं, जब पहचान है तो निश्चित रूप से ये किसी भी सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष का अवलोकन करने में सक्षम है। तो नीतीश कुमार का बयान तो आपने सुना ही। हाँ जी, एकदम क्या सुना। चीज़ें सबसे ज़्यादा भद्दी लगी, उसे कैसे पेश किया जा सकता था? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं उस बयान को बार बार दोहरा कर उसकी पुनरावृत्ति करके मैं फिर से ये माहौल नहीं ख़राब करना चाहता। मैं उन शब्दों से भी दूर रहने की कोशिश करूँगा। हाँ, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से वो एक शब्द मेरे लिए तो निंदनीय ही है। क्योंकि भारत जैसा देश जिसके लिए कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मनुस्मृति के 3 अध्याय में ये लिखा हुआ है। तो भारत जैसे देश में अगर किसी स्त्री जाति के लिए या माताओं के लिए, बहनों के लिए इस तरह के शब्द प्रयुक्त होंगे, वो भी ऐसे बड़े स्तर पर, तो निश्चित रूप से वो निंदनीय है। समाज को क्या संदेश हम दे रहे हैं, ये एक बार हमें सोचना चाहिए। अच्छा भैया, इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो कभी स्टालिन आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है, कहीं पता चलते हैं स्वामी प्रसाद आ गए, अब इनकी बयान की आप बात कर लीजिए। क्या लगता है, एक तरफ एनडीए है, जो आप देख सकते हैं जिस जगह हम बैठे हैं एनडीए की देन है ये, और दूसरी तरफ देखिए कि उनके जितने भी महागठबंधन की बात करें तो उनके बयानों की चर्चा जितनी भी पार्टियां हैं आए दिन होती रहती हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो एक ऐसे पद पर हैं, या कह सकते हैं कि बताइए कि मुखिया है वो एक राज्य के, और दूसरा सदन में उन्होंने ऐसा बयान दिया। देखिए, आपने कहा मुखिया हैं, तो वैसे मुख्यमंत्री कहा जाता है, पर जैसा बयान है वो मूर्ख मंत्री जैसा बयान है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात आपने कही स्टालिन का बयान, स्वामी प्रसाद का बयान, और उसके बाद नीतीश जी का बयान। अगर आप देखिए तो उदयनिधि स्टालिन से लेके जो श्रृंखला शुरू होती है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र भी शामिल थे, प्रियंक खड़गे, आप देखिए तो इस समय हमें देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे ऐसा एक कोई हमें लगता है कि कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितना रसातल में जा सकता है। राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से राष्ट्र का शरण कितना अधिक कर सकते हैं, केवल किस लिए
लोकतंत्र में लोगों को लुभा कर या उनके मन को विचला कर या क्या कर कर वो सत्ता पाना चाहते हैं, ये अब हम लोगों के लिए तो समझना बहुत कठिन हो गया है। क्योंकि ये ना लोकतंत्र का चरित्र है। लोकतंत्र मतलब भारत की दृष्टि से लोक मतलब आलोक वाला लोक, हम इस लोक की बात नहीं कर रहे हैं। ना ही ये भारत का सांस्कृतिक चरित्र है और ना ही ये धार्मिक चरित्र है। और नीतीश जी के बयान की विवेचना तो मतलब अब उस पर बात भी करना, जैसा आदरणीय भैया ने भी कहा कि मतलब उसको तो ये वही है कि उसको तो हम लोग चिमटे से भी नहीं छूना पसंद करेंगे। अब ये चिमटे से भी छूना नहीं पसंद करेंगे, इस प्रसंग से आप बहुत कुछ समझ गए होंगे। और इस पे बोलना हमारे लिए, जैसा कि अभी भैया ने बताया, नारी को देवी का रूप मानने वाली एकलौती सभ्यता, जीवित सभ्यता, सबसे पुरातन सभ्यता, उसमें एक इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री, जो प्रदेश बुद्ध का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ पे सभ्यता का प्रादुर्भाव होता है, और वो इस तरह की भाषा का जब प्रयोग करता है, तो हमारे लिए इससे ज़्यादा दुखदाई, इससे ज़्यादा कष्टकर कुछ भी नहीं है। इसकी हम कोई निंदा ही नहीं करना चाहते, हम इस पर कोई चर्चा ही नहीं करना चाहते। और उन्होंने जैसा उससे ज़्यादा कष्ट कर क्या है, वो तो मान लीजिए उनकी उम्र हो गई है। ऐसा बिहार के बहुत सारे नेताओं ने बोला कि शायद किसी दृष्टि से वो उनकी उम्र का प्रभाव है, या हो सकता है कुछ नेताओं ने ऐसा भी बोला कि उनको कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जा रही हैं जिसके कारण से उस बात चर्चा में तो नहीं पड़ेंगे। पर जो महत्वपूर्ण बात है कि एक युवा जो अपने आप को युवा कहता हो, मुख्यमंत्री बन के बैठा है, वो कहता है कि वो बयान की जिसकी खुद बाद में मुख्यमंत्री आप जो भी कह सकते हैं, उन्होंने स्वयं निंदा की, उसको कह रहा है कि नहीं वो तो एजुकेशन, और कौन सी एजुकेशन उस पर मैं नहीं बोलूँगा, वो दे रहे थे। अगर उनको इतनी एजुकेशन देनी थी तो वो शिक्षा मंत्री बन जाते। खैर वहाँ के शिक्षा मंत्री के बारे में भी कुछ नहीं कहना है, क्योंकि चंद्रशेखर जैसा अशिक्षा मंत्री तो भारत के किसी राज्य में नहीं हुआ होगा। क्योंकि अगर आप स्वामी प्रसाद का बयान देखेंगे और अगर आप चंद्रशेखर का बयान देखेंगे, जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री है बिहार का, तो उसने भी निकृष्टता का, नीचता का ऐसा परिचय दिया है कि उसको आचार्य तो नहीं पर दुराचारी जरूर कह सकते हैं हम लोग। ये हमारे अंकित भैया हैं, अवध विश्वविद्यालय में अध्यापक हैं और पढ़ाते हैं। चूँकि आप अध्यापक हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि देश में एक और मुद्दे की बहुत अधिक बात होती है, वो है कि हाँ, सेक्स पर लोगों को शिक्षा दी जानी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। और शायद अगर लोग जागरूक होते तो ये जो बयान है ये नहीं आता। लेकिन क्या लोग उसे एक्सेप्ट करने के लिए अभी रेडी हैं? वो समय आ गया है कि इस पर खुलकर बात की जाए, या अभी इंतजार करना चाहिए? इतनी मूर्खतापूर्ण बात है कि यहाँ के लोग रेडी हैं कि नहीं। जिस सभ्यता ने कामसूत्र लिखा है उसको ये लोग रेडी करेंगे सेक्स पे बात करने के लिए। आप चले जाइए, राम मंदिर बन रहा, प्रतिमाएं बनी हुई हैं। आप चले जाइए, जनता लोरा में प्रतिमाएं बनी हुई हैं। आप कोई भी बात कहीं भी कर देंगे, बुरा ना मानिएगा, हर कोई जाता है दैनिक क्रिया के लिए, तो उसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। हर चर्चा का कोई स्थान होता है कि विधानसभा इन सब चर्चाओं का स्थान। कल को तो कोई भी चर्चा होगी विधानसभा में, कोई कुछ भी पहन के चला जाएगा, कहेंगे ये तो जैसे आजकल मेट्रो में चल रहा है, अलग अलग जगह। संस्कार संस्कृति फिर है क्या? फिर सब कुछ रख देते हैं ताला में, अमेरिका बन जाए, चले जाए, यहाँ आवश्यकता क्या है? नहीं, अक्सर देखा गया है बिहार जो विहार नाम से बिहार बना है, वहां पे इनको सेक्स की एजुकेशन देने की आवश्यकता है। कितनी मूर्खता की बात है। तेजस्वी जी को नहीं पता, वहाँ जो महिलाएं पता नहीं पता है, वह बिहार के लोगों को नहीं पता हुआ। जनसंख्या नियंत्रण तो वहाँ के लोगों ने किया। क्या नीतीश जी, तेजस्वी जी कर रहे थे? कर तो बिहार की जनता रही थी। उनको पता नहीं होता तो कैसे करते? कितना मतलब इतना भद्दा आर्ग्यूमेंट है कि इस पे हम लोग क्या ही बोले, कुछ बोलना ही अब मुझे मतलब हंसी आ रही। ये लोकतंत्र, और लोकतंत्र में जो आप कहिए कुरीतियां विद्यमान हो गई, उसकी वजह से हमें सब देखना पड़ रहा है। नहीं तो भारत को तो, अगर अब मैं क्या कहूँ कि यहाँ पे तो राजा राम की परंपरा है। लोकतंत्र के जीवंत मूल्य तो वो हैं। आप देखिए सामने आपके, लोकतंत्र का पालन करने वाले ऐसे करते हैं लोकतंत्र का पालन, आपके सामने है। ये है लोकतंत्र। बिल्कुल, तस्वीरों में जब आप देखते हैं कि 25 से 30 हजार युवा भगवान के नाम पे, संस्कार के नाम पे, संस्कृति के नाम पे, धर्म के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे एकत्रित होता है, बिना किसी बंधन के, और लगा देता है आपके सामने 24 लाख दी और 21 लाख का रिकॉर्ड बन जाता है। ये है लोकतंत्र, बिना किसी पारिश्रमिक के, बिना किसी कुछ नहीं। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, छठी बार यहाँ पे लोग आए और चौथा रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, बन के रहेगा। ये है लोकतंत्र। तब होता है जब कोई मुख्यमंत्री आता है, भगवान के सामने नतमस्तक होकर कैबिनेट की बैठक बैठाता है, वहां पे जो धर्म का केंद्र है। तो बाकी तो हम लोकतंत्र के बारे में क्या बोलें। तो यहाँ पर हमारे साथ टीवी जर्नलिस्ट केशव मोहन है, इनसे भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि इस बयान को किस तरीके से देखते हैं। इससे मानसिकता झलकती है जी। और एक मुख्यमंत्री का इस तरीके से बयान, और फिर उसके बाद में माफ़ी मांगना, क्या लगता है कि जो दाग हैं वो धुल जाएंगे, लोग समझ जाएंगे? देखिए, कहा जाता है कि जब अंत व्यक्ति का आता है, पहले विवेक मर जाता है। तो जो ये बयान दिया गया है, ये बयान अमर्यादित है
और सदन के पटल पर यह बयान दिया जाना, जहां सदन में अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होती है, लेकिन सदन में क्या क्या बोलना है, कब बोलना है, वो कहते हैं अगर बात सही हो तो हर बात सुनी जाती है, लेकिन क्या बात है कब कहाँ कही जाती है, अगर लहजा नहीं है तो फिर आप किसी, भैया कह रहे थे कि वो मुख्यमंत्री नहीं वो मूर्ख मंत्री हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसी बात है। अगर सदन के पटल पर हम बात करते हैं, लोकसभा में, विधानसभा में ये क्यों बनाई गई हैं? ये बनाई गई हैं, वहाँ पर हम नीतियाँ बनाते हैं, वहाँ पर नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, चर्चाएं होती हैं, बहस होती है, लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, लेकिन हम भाषाई मर्यादा भूल जाएं तो निश्चित तौर पर ये सवाल खड़े होते हैं। नीतीश जी को सोचना चाहिए, उन्होंने माफ़ी मांगी है, अच्छी बात है, लेकिन जो उनके बीच उनके तमाम जो नेता हैं सफाई दे रहे हैं, उनके बयान पर उनके बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये शर्मनाक है। और ये बता रहा है कि आखिरकार जहां नीतीश कुमार बीजेपी छोड़कर दूसरे दल में गए हैं तब से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, क्या है ये सब कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन 24 के चुनाव में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने वाले लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो सवाल बहुत खड़े होते हैं। आदर्श, जाहिर तौर पर सवाल इतने ज़्यादा खड़े हो रहे हैं और हर जगह थू थू हो रही है और शायद इसीलिए उन्होंने पलटी मारी, शायद उनको रात में नींद भी ना आ रही हो। लेकिन यहाँ पर कुछ और लोग हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसे बयान पर ये क्या कुछ सोचते हैं और इसका असर समाज पर कितना पड़ता है। देखिए, जैसा कि आप बता रहे हैं कि समाज पे, तो समाज के लिए अगर आप इस तरीके से, जैसे उन्होंने बोला कि सेक्स एजुकेशन के लिए, जैसा वो अपने बचाव में, उनके सारे सत्ताधारी लोग बचाव में उनके पक्ष में आ रहे हैं, जो उनके बचाव में है कि वो सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे थे। ठीक है, अगर आप देश को या पब्लिक को सेक्स एजुकेशन देना चाहते हैं या आपके मन में ऐसा कोई विचार है तो उसके दूसरे भी तरीके हैं। आप उसको एनसीईआरटी किताबों में लाइए और उस तरीके से उस पर विचार कराइए, आप उस तरीके से बोलिए, लेकिन एक पार्लियामेंट के अंदर इस तरीके से बयानबाजी करना नहायत ही भद्दा है। मैं आपको बताऊं, इस समय मतलब भारत में स्त्रियों की इस तरीके से स्त्रियों पर बयान करना, उस भारत में जहाँ पर गीता जो है अपनी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानी जाती है, वहाँ पे जहाँ पे हम लोग रामायण और अयोध्या की बात कर रहे हैं, हर जगह की बात कर रहे हैं, वहाँ पे आप अगर इस तरीके के बयान करेंगे, निंदनीय है। सबसे बड़ी निंदनीय है जो उनका बचाव कर रहे हैं। किसी मूर्ख व्यक्ति का अगर कोई बयान आता है तो आप उसको मूर्ख कहिए। गधे को गधा कह देना पाप नहीं होता है, गधे को गधा कह देना पाप नहीं होता, तो आप उस चीज़ को कहिए। और अगर कोई भी बात है आप उसको कहिए, लेकिन संसद भवन के अंदर इस प्रकार के बयानबाजी करने से कोई नतीजा नहीं निकलता है। निहायत ही मतलब मैं क्या ही इससे नीचता कहूँगा। जाहिर तौर पर कोई भी ऐसे शब्द दोहरा नहीं पाएगा। ये हमारे साथ रचित मिश्रा जी थे और वॉलंटियर हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे जितने भी दीप यहाँ पर प्रज्वलित किए जाएंगे 11 नवंबर को दीपोत्सव के मौके पर, वो सब इन्हीं जैसे तमाम छात्रों, तमाम भाइयों और बहनों की मेहनत है। तो अभी आप विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं? जी, मैं विश्वविद्यालय में, अवध विश्वविद्यालय में MBA का छात्र हूँ। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा इस दीप उत्सव में 25 लाख से अधिक दीपक प्रज्वलित करने का लक्ष्य निर्धारित हुआ है। इसको हम लोग पूरी निष्ठा, ईमानदारी, हर तरीके से, मतलब हम लोग पिछले 3 दिन से लगातार यहाँ पे घाटों पे एक एक दिए को लिए अपने, मतलब बड़ा समर्पित कर दिया अपने आप को यहाँ पे। और आज यहाँ पे कैबिनेट की मीटिंग भी थी जिसमें योगी जी जो है आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक बस की सौगात दे गए हैं। इस बस से क्या है, विश्वविद्यालय छात्रों को यहाँ अयोध्या घूमने से, और हमारे विश्वविद्यालय में करीब 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिसको सफर तय करने में करीब 30-40 रुपया खर्च होता है, तो वो 15 से काम हो रहा है यहाँ पर। और वो तो जाहिर सी बात है, आप सभी लोग जो अयोध्या में रहते हैं, जो नहीं रहते हैं, जिन्होंने तस्वीरों में देखा होगा, वो इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अयोध्या या फिर और भी जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर कितना काम हो रहा है। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम सुमित पांडे है, मैं अवध यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ सोशल वर्क कर रहा हूँ। तो सर जैसा नीतीश कुमार का बयान है बड़ा ही शर्मनाक है। उसे तेजस्वी यादव ने सेक्स एजुकेशन से जोड़ने का वो किया, तो मेरे हिसाब से लगता है कि बाय बर्थ ना तो हम सामाजिक होते हैं ना असामाजिक होते हैं। हम यहाँ के परिवेश में रह के, परिवार से, स्कूल से, यहाँ के इन्वायरमेंट से सीखते हैं। अगर हम भारत के नीतीश कुमार का कौन सा परिवेश खराब है? जैसा उनका बयान है, नहीं परिवेश खराब नहीं, लेकिन आप वहाँ हो कैबिनेट में, आप ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हो, तो आप एक नेता हो, आपको पालन करने वाले बहुत लोग हैं, फॉलो करने वाले बहुत लोग हैं, तो एक शर्मनाक है। और हमारे परिवेश से, हमारी अगर भारतीय संस्कृति और समाज की बात करें तो बहुत ही निंदनीय है। हम तो राम को मानने वाले लोग हैं। अगर राम को मानने वाले लोग हैं, हम यहाँ ऐसे बयान देना तो एक शर्मनाक है। मैं यही कहूँगा नेता कि आप ऐसे कैबिनेट में इस तरह बयानबाजी महिलाओं को लेकर अशोभनीय है।
मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। तो जैसा कि अभी अंकित मिश्रा जी ने कहा कि ऐसा लगता है कि मानो जैसे होड़ सी मची हुई हो कि कौन कितना ज़्यादा रसातल में जा सकता है, कौन कितना ज़्यादा गिर सकता है। दो धड़ में आजकल राजनीति हो रही है। एक धड़ा है एनडीए का, जहां इस बात की होड़ मची हुई है कि राम मंदिर के बाद में मथुरा, वाराणसी और भी कितनी जगह ऐसी हैं कि जिन्हें हम सुसज्जित कर सकते हैं, जिनका पुनर्निर्माण कर सकते हैं। और दूसरी तरफ है महागठबंधन, जिसमें होड़ इस बात की मची हुई है कि कौन कितना घटिया बयान दे सकता है। बहरहाल आप क्या कुछ सोचते हैं वीडियो के बारे में और नीतीश कुमार के बारे में कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, एक झलकी हम चाहते हैं कि आप देखिए अयोध्या की। अभी हम अयोध्या के घाट पर बैठे हुए हैं और ये राम की पैड़ी है। यहाँ देखिए किस तरीके से सजाया गया है। 11 नवंबर को अगर आप अयोध्या के आसपास कहीं रहते हैं तो मुझे लगता है आपको यहाँ पर आना चाहिए, ताकि आप यहाँ होने वाले भव्य दीपोत्सव का आनंद ले सकें। इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए आप हमारे साथ।